अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वाक़या कराची के जनाब रशीदुद्दीन अहमद साहब ने लिखकर भेजा है। वो लिखते हैं, हैदराबाद पुलिस के एक अफसर बड़े माहिर तफ्तीशी शुमार होते थे। वो मुलजिमों से इकरार जुर्म कराने के लिए बहुत मशहूर थे और इतनी अजियत देते थे कि एक गोल डंडे पर सुर्ख मिर्च का लेप लगाकर उसे मुलजिम की खुफिया मकाम में दाखिल कर देते, जिसके बाद वो करदा व नाकरदा जुराइम का इकरार कर लेता था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। उम्र ढलने के साथ साथ सेहत भी ढलती गई, यहाँ तक बीमारियों ने उन्हें आ घेरा। मुख्तलिफ शिकायत के अलावा एक तकलीफ़ उन्हें बहुत तंग करने लगी। उनके मकाद में वर्मों सोजिश की शिकायत हो गई। दर्दो जन के मारे उन्हें किसी पल चैन ना आता था। लेटते या बैठते हुए तो दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। तमाम इलाज बेकार साबित हुए। नींद की नेमत भी गई, सिर्फ खड़े रहने से आराम मिलता था। मिला आखिर छत की दो कड़ियों से दो रस्सियाँ बांध दी गईं। उनके दोनों हाथ उन रस्सियों से बंधे रहते और वो इसी तरह लटके लटके नींद की झेंकी ले लेते। इस हालत में बिला आखिर सोजिश नहानी से उनका इंतकाल हो गया। हकीकत यह है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह आदमी को एक वक्त तक उसके अमाल पर ढील देता रहता है, लेकिन आदमी यह समझता है कि वो बिल्कुल बाख्तियार और आज़ाद है। फिर जल्दी या देर में एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी के गुनाहों और मज़ालिम के बाइस आज़ादी और अख्तियार की ढील ख़त्म हो जाती है। उस वक्त अल्लाह ताला उस बंदे को सज़ा देना शुरू करते हैं। यह सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी दर्जे बाला वाक़या दुनियावी सज़ा की एक शहादत है। कुछ रोअफ़ज़ ने एक बुज़ुर्ग का मजाक उड़ाना चाहा। फ़र्ज़ी तौर पर उस शख्स को मर्द बनाया और चारपाई पर लिटा कर उन बुज़ुर्ग के पास ले गए कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। मतलब ये क्या था कि जब वो नमाज़ पढ़ाएंगे तो 2-3 तकबीर हो जाने के बाद वो शख्स जिसको मैयत बनाया गया उन बुज़ुर्ग को लिपट जाए। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि इसको गुस्ल तो दिला दो, तब नमाज़ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि गुस्ल दे रखा है। फरमाया कि वो गुस्ल मोतबर नहीं, फिर गुस्ल दो। उस पर वो उसको वहाँ से उठा कर ले आए। देखा तो वो मरा पड़ा है। इसीलिए उन बुज़ुर्ग ने गुस्ल के लिए फरमाया था कि ज़िंदगी का गुस्ल मोतबर नहीं, मरने के बाद गुस्ल देना चाहिए। इन लोगों ने उन बुज़ुर्ग को सताना चाहा। हक़ के तआला शाना ने उसका इंतकाम ले लिया। अहले अल्लाह को सताने से बहुत ही डरना चाहिए कि उनकी उल्टी भी सीधी हो जाती है। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी रखता है, उसको अजियत देता है, उससे मेरा ऐलान जंग है। ज़िला मानसहरा के एक देहाती इलाके में एक घराना था। मियाँ बीवी और 3 बच्चों पर मुश्तमिल ये घराना बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। कहत साली का दौर दौरा था, लेकिन आम कहत के बावजूद ये घराना अच्छे हाल में था। अल्लाह ताला का फ़ैसला कुछ इस तरह हुआ कि इस घर की औरत का इंतकाल हो गया और तीनों बच्चे माँ की ममता से महरूम हो गए। बड़ी लड़की की उम्र तकरीबन 7 साल होगी और उसके बाद वाले लड़के की उम्र तकरीबन 5 साल होगी और छोटा बच्चा जो दूध पीने का ज़माना काट रहा था, उनके वालिद ने काफ़ी दोस्तों अहबाब के मशवरे से दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया और जगह का इंतखाब करने लगे। बिला आखिर एक जगह रिश्ता तय हो गया। वो औरत बेवा थी, उसके 2 बच्चे भी थे। निकाह होने के बाद वो औरत दोनों बच्चों समेत उस शख्स के घर आ गई। पहले शौहर का वाक़या मर्ग भी एक अजीब दर्दनाक और दिलखराश मंजर पेश करता है। उस औरत ने अपने खावंद को छिपकली खाने में मिलाकर खिलाई और वो आदमी मौका पर ही हलाक हो गया। बहरहाल इस जालिम औरत ने इधर दूसरे शौहर के घर आकर भी एक अजीब दर्दनाक फ़ेल का irतकाब किया। वह इस तरह के अपने मौजूदा शौहर को हर वक्त परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कहती कि इन बच्चों को मेरे सामने से दूर कर दो, कभी कहती कि मैं इन बच्चों को जहर देकर मार दूंगी। खावंद बेचारा अब मजबूर था, कुछ फैसला ना कर सका। एक दिन मौका पाकर उस औरत ने खावंद की गैर मौजूदगी में चाय के प्याले में जहर मिलाकर उन तीनों बच्चों को पिला दिया। जो बड़ा बच्चा था वो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई खुश अखलाक था। उस जहर आलूद चाय के साथ मौका पर ही हलाक हो गया और बड़ी लड़की को क्या आई और वो क्या करती रही, यहाँ तक कि जहर की वजह से वो बेहोश हो गई। वालिद के आने पर उसको फ़ौरन हस्पताल पहुँचा दिया गया और अल्लाह के फजलो करम के साथ वो बच गई और वो दूध पीता बच्चा भी अल्लाह ने बचा लिया। और फिर उन दोनों को उस जालिम औरत से जुदा करके बच्चों को दादी के हवाले कर दिया और दादी जो इंतहाई नेक तहज्जुद गुजार औरत थी, उसने उन बच्चों की इस तरह परवरिश की कि उन बच्चों को कभी भी माँ की याद नहीं आई। आज ये दोनों जवान हैं, शादियाँ हो गई हैं और खुशहाल हैं।
ہے، لیکن اللہ نے اس عورت کے ظلم کا بدلہ اس طرح لیا کہ اس کا جوان بیٹا جو اس خاوند سے اس کے بطن سے پیدا ہوا گاڑی سے گر کر اچانک موت کی وادی میں پہنچ گیا، اور اس عورت کو اللہ نے ایک ایسے مرض میں مبتلا کر دیا کہ پورا جسم پھول جاتا ہے اور سارے گھر والے اوپر چڑھ کر دباتے ہیں اور گدھے کی طرح منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر انسان کو ظلم سے بچائے اور اپنے قبر سے بچائے۔ ایک صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ کراچی کے ایک بزرگ اپنے ہمسائے کے گھر گئے اور کہا کہ میری بیٹی اور آپ کی بیٹی ہم جماعت ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی مہینہ بھر سے کالج نہیں آ رہی، کیا وہ بیمار ہے؟ ہمسایہ نے چونک کر کہا، یہ کیا فرمایا آپ نے؟ تو وہ باقاعدہ ہر روز میرے سامنے کالج جاتی ہے اور آتی ہے، آپ ذرا اطمینان کر لیں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ دوسرا روز جب وہ لڑکی کالج روانہ ہوئی تو باپ ٹیکسی میں بیٹھ کر پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک مقام پر اتری، کچھ فاصلہ پیدل چل کر ایک ہوٹل میں گھس گئی۔ باپ پیچھے جا پہنچا اور ہوٹل کے مالک سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی چاہیے۔ پوچھا کیسی؟ کہا میں خود انتخاب کروں گا۔ مالک نے اسے بالائی منزل کے ایک کمرے میں بٹھایا اور کوئی آدھ گھنٹے بعد 8-10 نیم عریاں لڑکیاں لے کر آ گیا۔ جب اس نے نظر اٹھائی اور اپنی بیٹی بھی ان میں دیکھی تو ایک زوردار چیخ ماری اور جان دے دی۔ آزادی، نسواں، تعلیم کا عذاب دنیا میں ہی نظر آ گیا۔ ہم رحمان پور شہر سے دور ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں زیادہ تر دیہاتی لوگ رہتے ہیں۔ گاؤں کے ایک طرف کھیت کھلیان تو دوسری طرف ریلوے لائن ہے جہاں سے بہت سی گاڑیاں شور کرتی ہوئی گزرتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اب اس شور کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں شور سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس دن بھی صبح سویرے ریل گاڑی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ سورج پوری طرح اپنی آنکھیں کھول چکا تھا، تقریباً 8 بج چکے تھے۔ کچھ لوگ تو اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے جبکہ کچھ ابھی نیند میں ڈوبے ہوئے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ جب وہ تیز رفتار گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گزرنے لگی تو اچانک ریلوے لائن پر ایک عورت آ گئی۔ ڈرائیور گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے بریک لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور گاڑی اس عورت کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئی اور پٹری اس کے خون سے تر ہو گئی۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی رک گئی۔ سواریوں اور گاڑی کا عملہ بھاگتا ہوا جائے حادثہ پر پہنچا۔ انہوں نے عورت کی مسخ شدہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم لاش کو اٹھایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ اتنی دیر میں وہاں پورا گاؤں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاش کو شہر کے پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ چنانچہ لاش ٹرین میں رکھی گئی اور پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ وہاں سے وہ قریبی اسپتال کے سرد خانے میں منتقل ہو گئی اور اگلے دن کے اخبارات میں ورثا کی تلاش کے لیے خبر شائع کر دی گئی مگر اس دن کوئی نہیں آیا۔ اگلے دن بھی مختلف نشانیوں کے ساتھ خبر شائع ہوئی تو شام کے وقت ایک بوڑھا شخص ایک بوڑھی عورت اور چھوٹی سی بچی کے ساتھ ہے اسپتال میں داخل ہوا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ 2 دن سے ان کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہے اور وہ دینی طور پر بھی معذور ہے۔ سسرال کے مظالم نے اسے پاگل کر دیا اور وہ اپنی بچی سمیت میکے میں رہ رہی ہے۔ بوڑھے والدین کی دکھ بھری داستان سن کر وہاں موجود اسپتال کا عملہ بھی دکھی سا ہو گیا۔ والدین کو سرد خانے میں لے جایا گیا جہاں لاش کے کپڑے اور پھر لہو لہان جسم دیکھ کر بوڑھے والدین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سید لاش ان کی پیاری بیٹی سائمہ کی تھی جو بھی بہت خوش تھی اور بنی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی تھی مگر شادی کے بعد سسرال میں ہونے والے مظالم نے اسے ذہنی طور پر معذور کر کے رکھ دیا تھا اور پھولوں جیسی سائمہ اتنی بے بس و مجبور ہو گئی کہ اس نے زہر پی کر خودکشی کی کوشش کی مگر اس دن اتفاق سے اس کے والدین وہاں پہنچ کر اس کی جان بر وقت بھی امداد ملنے سے بچ گئی اور والدین اسے میکے لے آئے۔ لیکن چند دن بعد ہی سائمہ کو طلاق نامہ مل گیا۔ وہ اپنی معصوم بچی کو گلے سے لگا کر خوب روئی اور اس کے بعد تو اسے دیوانگی کے دورے پڑنے لگے۔ اس رات بھی وہ ایسی ہی کیفیت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ بالآخر صبح کے وقت ریلوے لائن کے سامنے کھڑے ہو کر بے قصور سائمہ نے یا تو خودکشی کر لی یا پھر ذہنی معذوری کے باعث ریلوے لائن پر چلتی رہی اور اسے گاڑی آنے کا پتہ نہ چل سکا۔ ہوا میں چلی جو کچھ بھی ہوا، ایک معصوم لڑکی موت کی وادی میں چلی گئی۔ بوڑھے والدین کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی اور سائمہ کی معصوم بچی بے سہارا ہو گئی تھی۔ سائمہ کے والدین نے آنسوؤں کے ساتھ سائمہ کی لاش وصول کی اور اگلے دن چند رشتہ داروں کی موجودگی میں سائمہ کو منو مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا۔ اگلے دن کے اخبارات
میں کئی دوسری خبروں کے ساتھ یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ باراتیوں سے بھری ہوئی بس کھائی میں جا گری اور مرنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ دولہا اور اس کے والدین بھی شامل تھے۔ یہ تینوں افراد دراصل مرنے والی لڑکی سائمہ کے ساس سسر اور ظالم شوہر تھے، جو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے جا رہے تھے، مگر راستے میں ہی موت نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ ظالموں کو ظلم کی سزا مل گئی تھی اور قدرت نے ان سے ان کا انتقام لے لیا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ مجھے جس دوست نے سنایا، میں اس کا نام نہیں لکھوں گا۔ آپ فرض کر لیں کہ اس کا نام جاوید ہے۔ پچھلے دنوں ہم دونوں شام کے وقت لاہور کے ایک ریستوران میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے گفتگو کا رخ جزا اور سزا کی طرف ہو گیا۔ جاوید نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، میرا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے اور زیادہ تر اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس کے ایک گناہ کی سزا بالکل ایسی حالت میں ملتی دیکھی ہے جس طرح سے اس نے ایک بھیانک گناہ کیا تھا۔ میری دلچسپی بڑھ گئی۔ میں نے جاوید سے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ، اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ جاوید نے پوچھا، کیا میں نے یہ عبرت ناک واقعہ تمہیں کبھی نہیں سنایا؟ میں نے جواب دیا، میرے خیال ہے کہ ابھی تک تو نہیں سنایا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا اور چائے کی پیالی میں آہستہ آہستہ چمچ ہلانے لگا، وہ جیسے ماضی کی دھندلکوں میں نکل گیا تھا۔ چائے کا ایک گھونٹ پینے کے بعد گہرا سانس لے کر بولا، یہ میرے پاکستان آنے سے 1.5 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ہمارا قصبہ مشرقی پنجاب کے ایک شہر کے قریب واقع تھا۔ یہاں میں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جاوید نے شہر اور قصبے کا نام بالکل صحیح بتایا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر شہر اور قصبے کا نام نہیں لکھا۔ اس نے بچپن کے دوست کا نام بھی اصلی بتایا تھا، مگر میں اس کا نام بھی فرضی لکھوں گا۔ جاوید اپنے بچپن کے ساتھی کا جو نام لے گا وہ میری طرف سے رکھا ہوا ہوگا۔ جاوید کہہ رہا تھا، ہمارا قصبہ مشرقی پنجاب کے ایک شہر کے قریب واقع تھا۔ میرا ایک بچپن کا دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام مراد تھا۔ ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلے، پرائمری بھی اکٹھے ہی پاس کی اور پھر میٹرک بھی ایک ہی اسکول سے کیا۔ مراد قد کاٹ کا نکلتا ہوا جوان تھا۔ میٹرک کے بعد پڑھائی میں اس کا جی نہیں لگا، وہ بری صحبتوں میں پڑ گیا۔ قدرتی طور پر میں اس سے الگ رہنے لگا، مگر جب بھی وہ مجھے ملتا میں اسے سمجھاتا اور بری صحبت کو چھوڑ کر شریفانہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا۔ مراد بھی کچھ دنوں کے لیے متاثر ہوتا اور پھر پرانی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتا۔ ہمارے قصبے میں ایک غریب کسان رہا کرتا تھا، اس کی ایک ہی جوان بیٹی تھی جس کا نام داری تھا۔ یہ نام بھی میں نے اپنی طرف سے فرضی رکھا ہے۔ داری جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شریف اور نیک تھی۔ گاؤں قصبے کی لڑکیاں کام کاج کے لیے گھروں سے نکلا ہی کرتی تھیں اور سب گاؤں میں انہیں اپنی بچیاں ہی سمجھا جاتا، مگر مراد کی عادتیں بری صحبت میں پڑ کر بگڑ چکی تھیں اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ غریب کسان کی بیٹی داری کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھ سے مراد نے داری کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے لوگوں کی زبانی سنا کہ مراد داری کو تنگ کرتا ہے اور وہ کھیتوں میں چارہ لینے جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ میں نے مراد سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک روز قصبے میں یہ خبر پھیلی کہ کسان کی بیٹی داری غائب ہو گئی ہے۔ پولیس نے اس کے باپ سے پوچھا تو غریب کسان نے اپنی عزت رکھنے کے لیے یہ بیان دیا کہ داری اپنی خالہ کے ہاں پھلوار گئی ہوئی ہے۔ اس وقت تحریک پاکستان اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ پاکستان کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا۔ پھر مسلم کش فسادات شروع ہو گئے۔ ہم بھی ایک قافلے کے ساتھ پاکستان روانہ ہو گئے۔ مراد بھی میرے ساتھ تھا، اس کے گھر والے بھی اسی قافلے میں تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان میں آ کر کوئی کسی طرف اور کوئی کسی طرف نکل گیا۔ مراد اپنے گھر والوں کے ساتھ لاہور میں ہی رہا۔ ہم نے بھی لاہور میں مکان الاٹ کروا لیا۔ پاکستان میں ہے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، مگر مراد یہاں بھی آوارہ پھرنے لگا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے کہا کہ میں بھی مراد کو اپنے ساتھ کسی کام پر لگا لوں تاکہ وہ نیک اور شریفانہ زندگی بسر کرے۔ مراد کو میں نے ایک جگہ نوکری کروا دی، لیکن 2-1 ماہ نوکری کرنے کے بعد دوبارہ پرانی ڈگر پر چل پڑا۔ یہ 1955 کا زمانہ تھا۔ اتفاق سے مجھے بحرین میں ایک دوست کے ذریعے نوکری مل گئی۔ میں نے بحرین جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مراد کے ماں باپ پاکستان آ کر وفات پا گئے تھے۔ ایک ہی بڑی بہن تھی، وہ شادی شدہ تھی۔ ایک روز ہمارے گھر آ کر کہنے لگی، تم بحرین جا رہے ہو تو مراد کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، اسے وہاں کام پر لگا دینا، اس کی زندگی بن جائے گی، تم اس کے دوست
दोस्त हो तुम, अगर चाहो तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। वो यहाँ आवारा हो गया है, बुरे लोगों में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। ये मुझसे नहीं देखा जाता। मैं खुद ही चाहता था कि मुराद बुरी ज़िंदगी से बच जाए। मैंने मुराद की बहन को तसल्ली देकर रुखसत किया और अपने बहरीन वाले दोस्त को तार दिया कि मैं अपने साथ एक गहरे दोस्त को भी लाना चाहता हूँ, उसका परमिट भी भेज दो। एक हफ्ते बाद बहरीन से मुराद के लिए वर्क परमिट आ गया। वो बड़ा खुश हुआ कि बहरीन जाकर दौलत कमा कर लाएगा। खुदा जाने उसकी नीयत क्या थी, लेकिन वो मेरे साथ बहरीन जाने के लिए बड़ी खुशी से राज़ी हो गया और एक रोज़ हम दोनों कराची से एक बहरी जहाज़ पर सवार होकर बहरीन के लिए रवाना हो गए। बहरीन में आने के बाद मुराद काफ़ी बदल गया। शुरू में उसने काम से कुछ जी माया और एक बार ये भी कहा कि वो वापस पाकिस्तान जाना चाहता है। यहाँ उसका जी नहीं लगता, लेकिन मेरे समझाने पर वो बहरीन में ही टिका रहा। उसके बाद वो जी लगाकर काम करने लगा। उसका पीछे सिवाय एक बहन के और कोई नहीं था। वो हर माह थोड़ी सी रकम अपनी बहन को भिजवा कर बाकी बहरीन के एक बैंक में जमा करवा दिया करता। अब उसने बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। नशे से भी उसने तौबा कर ली थी। हम दोनों एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। मैं क्लर्क था और मुराद वहाँ मजदूरी ही करता था। हम दोनों ही एक ही छोटे से कमरे में रहते थे। खाना पीना इकट्ठा था। एक रोज़ हम दोनों सिनेमा देखने गए। कोई अंग्रेज़ी फ़िल्म थी जिसका नाम अब मुझे याद नहीं। मुराद सिनेमा हॉल में मेरे साथ वाली सीट पर बैठा था और फिल्म चल रही थी। हम बड़े मज़े से फ़िल्म देख रहे थे। एक सीन पर मुराद कुछ बेचैन सा हो गया। मैंने महसूस किया कि वो बार बार पहलू बदल रहा है। सीन यह था कि एक आदमी एक लड़की को कश्ती में बिठाकर सैर को ले जाता है। जब कश्ती मेन दरिया के बीच में पहुंचती है तो वह उसे दरिया में धक्का दे देता है। लड़की डूब जाती है। मुराद की बेचैनी में इजाफा हो गया और फिर वह अचानक उठा और वो मुझे बोला, प्यास लगी है, बाहर बोतल पी आऊँ? जी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। वो चलती फिल्म में सिनेमा हॉल से बाहर निकल गया मगर वापस ना आया। अब मुझे फ़िक्र लगी। शो ख़त्म हुआ। मैं मकान पर आया तो देखा कि मुराद कमरे के पुराने सोफ़े के कोने में सिमट कर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसने एक नज़र डाली और फिर सिगरेट पीने लगा। मैं उसके करीब पहुंच गया और पूछा कि क्या बात है, वो सिनेमा हॉल में वापस क्यों नहीं आया? उस पर मुराद ने बेदिली से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर बोला, यार चाय बनाओ। मैंने उसी वक्त चाय बनाई। फिर हम चाय पीने लगे। मेरा दिल कहता था कि कोई बात तो ज़रूर है जिसको मुराद मुझसे छुपा रहा है, और थोड़ी ही देर बाद मुराद ने वो राज मुझ पर जाहिर कर दिया जिसे वो कई बरस से अपने सीने में छुपाए हुए था। और फिल्म का सीन देखकर जो पूरी शिद्दत से उसके ज़मीर में कछुके लगा रहा था। मुराद ने कहा, मेरे दोस्त, आज मैं अपने सीने पर से एक ऐसे खौफनाक गुनाह का बोझ उतारना चाहता हूँ जिसे मैंने तुमसे अब तक छुपाए रखा। बताने से मेरे गुनाह की तलाफ़ी तो ना होगी, लेकिन शायद थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। तुम्हें याद है, तुम्हारे कस्बे में एक लड़की दारी हुआ करती थी जो बड़ी नेक पाक लड़की थी। मैं थोड़ा सा चौंका। मैंने कहा, मुझे याद है, उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो गायब हो गई है, लेकिन उसके बाप ने पुलिस को यह बयान दिया था कि लड़की अपनी खाला के यहाँ गई हुई है। गायब नहीं हुई? मुराद बोला, हाँ, वही दारी। मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि दारी ना अपनी खाला के यहाँ हुई थी और ना ही वो कहीं गायब हुई थी, बल्कि मैंने उसे ख़राब करके गला घोट कर मार दिया था और उसकी लाश कस्बे के बाहर वाली वीरान कुएं में फेंक दी थी। मैं जैसे सख्ते में आ गया। मेरे लिए ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ। मुराद के चेहरे पर अजियत के आसार थे। वो डूबी हुई आवाज़ में कह रहा था, दारी उस रोज़ चारा लेकर खेतों से वापस आ रही थी। मैंने रास्ते में पकड़ लिया और उसका मुंह ग्लूबंद से बांध दिया। फिर मैंने ग्लूबंद खोल दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी से जिक्र किया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दारी ने रोते हुए कहा, वो यहाँ से सीधे थाने जाएगी और रो रो कर फरियाद करेगी। फिर न जाने मुझ पर जैसे खून सवार हो गया। मैंने दारी को गले से पकड़कर नीचे गिरा दिया और उस वक्त छोड़ा जब वो मर चुकी थी। उसके बाद मैंने उसकी लाश कुछ फासले पर साधु वाले पुराने कुएं में फेंक दी। यह गुनाह मेरे ज़मीर को काटता रहा और मैं इस नशे में डुबोने की कोशिश करता रहा। बहरीन आकर मैं काम में जुट गया और इस गुनाह की अज़ियत बहुत हद तक मध्यम पड़ गई थी। लेकिन आज फिल्म का वो सीन देखकर जिसमें एक आदमी एक औरत को दरिया में डुबो देता है, मेरा गुनाह फिर ताज़ा हो गया। फिर मुराद ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बड़ी आजिज़ी से बोला, मेरे दोस्त, तुम मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं दारी की वो आंखें नहीं भूल सकता जो मुझसे रकम की भीख मांग रही थी कि मुझ पर रहम करो, मैं पाक लड़की हूँ। इतना कहकर मुराद सिसकियाँ लेकर रोने लगा। मेरा दोस्त
जावेद जो मुझे लाहौर के एक रेस्तरां में अपने दोस्त मुराद की इबरतनाक दास्तान सुना रहा था, एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर कहने लगा, एक बेगुनाह पाकीज़ा लड़की की इज्जत बर्बाद करके उसे कत्ल करने का एतराफ़ करके शायद मुराद के दिल का बोझ हल्का हो गया था, मगर मुझे वो अच्छा ना लगता था। मैं उसका एतराफ़ करता हूँ, फिर भी मेरे रवैये में कोई फ़र्क ना आया और मैं मुराद के मुफादात की हिफाजत करता रहा। बहरीन में रहते हुए हमें कई साल गुजर गए। हमने वहाँ रहते हुए काफ़ी रकम जमा कर ली। मैं हर साल जमा की हुई रकम पाकिस्तान भेज देता था। उस दौरान मैं पाकिस्तान का भी चक्कर लगा जाता, लेकिन मुराद बहरीन में ही रहा। उसका ख्याल था कि वो एक बार ही वतन वापस आ जाएगा। आखिर हमारे पाकिस्तान जाने का वक्त भी आ गया। मुराद ने काफ़ी रकम जमा की हुई थी। यह पाकिस्तानी नोटों की शक्ल में थी, जिसे उसने चिड़े के एक बक्स में बंद करके ताला लगा दिया था। यह आकाश था या 1973 का होगा। बहरहाल मुझे इतना ज़रूर दिया याद है कि अप्रैल का महीना था। हमने जिस जहाज़ पर बहरीन से कराची जाने के लिए सीटें बुक कराई थीं, उसका नाम दारा था। उस रोज़ मौसम बहुत खुशगवार था। मैं और मुराद अपने सामान के साथ बंदरगाह पहुँचे तो वहाँ मुसाफिरों और मुसाफिरों को अलविदा कहने वालों का एक हजूम था। मोटर कारें इधर से उधर दौड़ रही थीं, कुलियों का शोर बरपा था। साहिल से काफ़ी दूर समंदर में लंगर अंदाज था। मुसाफिरों को बड़ी बड़ी लॉन्चों में भरकर जहाज़ की तरफ ले जाया जा रहा था। हम भी अपनी लॉन्च में बैठ गए और लॉन्च जहाज़ की तरफ चल पड़ी। मुराद बड़ा खुश था। उसके पास 15 भरे हुए संदूक कार थे और एक बक्स नोटों का भरा हुआ था। उसका इरादा पाकिस्तान जाकर कोई कारोबार शुरू करने का था। मेरे पास थोड़ा बहुत ही सामान था। रकम मैंने पहले ही पाकिस्तान में बैंक में जमा करा दी थी। हमारा लॉन्च वाला के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि जहाज़ के ऊपर वाले यानी थर्ड क्लास डेक पर कितने ही मुसाफिर खड़े मुसाफिरों को लांचों से उतरकर जहाज़ में दाखिल होते देख रहे थे। एंट्रेंस पर हमारे कागजात वगैरह चेक किए गए। हमने सेकंड क्लास का एक कैबिन बुक कराया था। सैकड़ों मुसाफिर सवार हो रहे थे। उनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, कभी बुर्का पोश खवातीन भी थीं, साड़ी पोश खवातीन भी थीं। हमने अपने कैबिन में आकर बिस्तर लगा दी। मुराद के 15 संदूक ऊपर वाले डेक पर ही रखवा दिए गए। जिस बक्स में दौलत थी वो मुराद अपने साथ कैबिन में ले आया। और जहाज़ बड़ा था, खूबसूरती से रास्ता था। कॉरिडोर में कालीन बिछे थे। दरमियानी मंजिल में ही एक तरफ फर्स्ट क्लास वाले केबिन थे, जहां कुछ अंग्रेज़ लोग भी नज़र आ रहे थे। थर्ड क्लास वाले केबिन में मुसाफिरों में 90% तादाद आन मजदूरों वगैरह की थी, जो बहरीन की फैक्ट्रियों और ऑयल रिफाइनरियों में मुलाजिम थे और सामान से लदे बंधे थे। अपने वतन वापस जा रहे थे। कैसे कैसे ख्वाब की अपने साथ लिए वो सफ़र कर रहे थे और आगे क्या होने वाला था उसकी किसी को खबर नहीं थी। अरशे पर मुसलमानों, हिंदू, सिख, थाई, एंग्लो इंडियन, बंगाली और फलपाई लोग सभी अपने अपने संदूकों के पास बैठे बिस्तर जमा रहे थे। मुराद भी बड़ा खुश था। कुछ रकम उसने अपनी बड़ी बहन के लिए अलग रखी हुई थी। उसके लिए कपड़े, थोड़ा सा जेवर और बच्चों के लिए खिलौने भी थे। जहाज़ का लंगर उठाया गया और फिर दारा ने समंदर में ही तबाही का सफ़र शुरू कर दिया। जहाज़ को पहले देती रखना था। जुमे का दिन था जब जहाज़ दी पहुंचा। दिन भर खुले समंदर में बंदरगाह के नज़दीक लंगर अंदाज रहा। यहाँ से भी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और दूसरे मुसाफिर अपने बाल बच्चों समेत सवार हुए। तीसरे पहर जहाज़ एक बार फिर अपनी आखिरी मंजिल पर रवाना हो गया। उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए और तेज़ सर्द हवा चल रही थी। जिस वक्त जहाज़ चला तो बारिश शुरू हो गई। तीसरे दर्जे पर अरशे के मुसाफिरों ने सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मगर वहाँ सामान ज़्यादा था और महफूज जगह थोड़ी थी। चुनांचे मुसाफिरों ने सामान वहीं रहने दिया और ख़ुद बारिश से बचने के लिए निचले डेक पर आ गए। बादल बड़े ज़ोर से गरज रहे थे। शाम के बाद बाहर समंदर पर अंधेरा छा गया। मुराद बर्थ पर लेटा था। वो जाग रहा था। कहने लगा, बड़े ज़ोर का तूफ़ान है। जहाज़ मजबूत है ना? मैंने कहा, ऐसे तूफ़ान तो आते रहते हैं और फिर यह बारिश ही है, अभी थम जाएगी। कुछ देर बाद वाकई बारिश रुक गई। हमने कैबिन में ही खाना मंगवा कर खाया। सोने की तैयारियां कर रहे थे कि जहाज़ को एक ज़बरदस्त झटका लगा। मुराद बर्थ से नीचे उतर आया। वो बदहवास था। क्या हुआ? मैं खुद परेशान था। लोअर डेक से औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हम ऊपर डेक पर आ गए। पता चला कि कोई स्टीमर जहाज़ से टकरा गया है, मगर जहाज़ को नुकसान नहीं पहुँचा। सब ठीक है। उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई। ओले भी पड़ने लगे। मौसम हमें आने वाली तबाही से खबरदार कर रहा था। समंदर की मौजें जहाज़ को इधर उधर उछाल रही थी, लेकिन जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ एक ख़ास रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा था। मुराद को बराबर बेचैनी लगी हुई थी। वह रात 2 बजे तक जागता रहा। मैं भी ना सोया। हम ताश खेलने और हंसी मजाक की बातें करने की कोशिश करते रहे और फिर वो सो गया। जहाज़ पूरी तरह डोल रहा था। तूफ़ानी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। फिर मैं भी बर्थ पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी।
लगी, फिर अचानक किसी ने मुझे बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया। मुराद भी आधा लटका हुआ था। उसकी चीख निकल गई। हमने खौफज़दा नज़रों से एक दूसरे को देखा। जहाज़ ने एक बार फिर ज़बरदस्त झटका दिया। मुसाफिरों में एक बार फिर शोर मच गया। उस वक्त रात के 3-4 बजे थे। हम कैबिन से बाहर निकल आए। राहदारी में जहाज़ के अमले के आदमी और मुसाफिर इधर उधर दौड़ रहे थे। जहाज़ के इंजन बंद हो गए थे। कुछ लोगों ने शोर मचाया, जहाज़ को आग लग गई है। ऐन उस वक्त मैंने जहाज़ के एक जानिब शोले बुलंद होते देखे। मुराद का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। उसके होंठ साकित हो गए थे। फिर वह कैबिन की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। राहदारियों में अंधेरा था। लोग अफरा तफरी के आलम में एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे थे। औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। जहाज़ के स्पीकर में कोई आदमी अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी और अरबी ज़बानों में बार बार मुसाफिरों को ये कहकर इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मामूली आग है, हम इस पर काबू पा लेंगे। मगर आग मामूली नहीं थी। उसके शोले अब फर्स्ट क्लास के कैबिनों की तरफ जा रहे थे और वहाँ के मुसाफिरों की चीखें बुलंद हो रही थीं। बहरी जहाज़ की आग कोई मामूली आग नहीं होती। जहाज़ का अमला आग बुझाने लगा तो मालूम हुआ कि पानी के पाइप जाम हो गए हैं। आग अब जहाज़ के दरमियानी हिस्से में मछली 2 मंजिलों को नज़र आतिश करने के बाद ऊपर वाले अर्शे की तरफ आ रही थी। इस वक्त जहाज़ पर क़यामत का समा था। नफसा नफसी का आलम था। लोग जल रहे थे। आग में गिरने से पहले उनकी आखिरी पीप बुलंद होती और फिर आग के शोले उन्हें हड़प कर जाते। औरतों और बच्चों की हालत देखी नहीं जाती थी। मुराद ने नोटों वाला बक्स उठाया और ऊपर वाले वसी अर्शे पर आ गया। मैं भी अर्शे पर आ गया। जहाज़ का दरमियानी हिस्सा आतिशफिशा पहाड़ की तरह जल रहा था। मुसाफिरों की चटने चीखें निकल रही थीं। लोग जहाज़ के खुले डेक के दोनों जानिब जान बचाए सहमे खड़े थे। मुराद ने नोटों वाले बक्स को सर पर रखा और जहाज़ के तिकोन वाले हिस्से की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। मुसाफिरों का हजूम था। मैंने मुराद को पीछे खींचा और लाकर कहा, इधर मत जाओ। मगर मुराद ने अपने आप को छुड़ाया और उस तरफ मुसाफिरों में गायब हो गया जहाँ जहाज़ का लंगर समंदर में गिरा हुआ था। जहाज़ का अमला पागलों की तरह आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि आग नहीं बुझेगी और जहाज़ की बर्बादी यकीनी है तो जहाज़ के कप्तान ने कश्तियाँ मुसाफिरों से भरकर समंदर में उतारने का हुक्म दिया। यह भी एक इबरतनाक मंजर था। हर कोई कश्ती में पहले सवार होने की कोशिश कर रहा था। कई औरतें समंदर में गिरी और शार्क मछलियाँ उन्हें हड़प कर गईं। खलीज फारस के समंदर में खूंखार शार्क मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। जहाज़ पर ऐलान हुआ कि मुसाफिर अपना प्लास्टिक का सामान अंदर समंदर में फेंक दें। कुछ लोगों ने सामान फेंका मगर ज़्यादा लोग सामान से छटे रहे। आग की तपिश अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मुसाफिरों से भरी कश्तियाँ समंदर में उतार दी गईं। बाकी कश्तियों में मुसाफिर भरे जा रहे थे। मुराद अपना बक्स लेकर एक कश्ती की तरफ दौड़ा मगर एक मुसाफिर से टकरा कर गिर पड़ा। जल्दी से उठा, नोटों से भरा हुआ बक्स सर पर रखा और कश्ती की तरफ भागा। मैं लकड़ी के उस तख्ते की तरफ बढ़ा जिस पर मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था, मगर मेरे पहुंचने से पहले तख्ता समंदर में उतार दिया गया। मैंने सोचा कि मुझे भी समंदर में छलांग लगा देनी चाहिए ताकि तैरकर कश्ती तक पहुंच सकूं। उमर खूनी शार्कों का खौफ ऐसा करने से रोक रहा था। मैंने नीचे समंदर में निगाह डाली तो क्या देखता हूँ कि मुराद ने लंगर के सिंगल को दोनों हाथ से उस तरह थाम रखा है कि उसका आधा धड़ पानी में डूबा हुआ है। मैंने चिल्लाकर कहा, मुराद ऊपर आने की कोशिश करो, मगर मुराद दोनों हाथों से मोटे संगल को पकड़े बेबसी के हालत में सर को दाएं बाएं कर रहा था। न जाने वो कब से संगल को थामे हुए था। उसके हाथ शल हो गए थे। मैंने उसे बार बार आवाज़ दे रहा था कि ऊपर आने की कोशिश करो, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे देखते ही देखते उसका एक हाथ संगल से छूट गया, मगर जल्दी से उसने संगल को दोबारा पकड़ लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दूसरा हाथ नीचे सिरकने लगा। मुराद ने अपनी बची कुची ताकत जमा करके एक बार फिर संगल को मजबूती से पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत जवाब देने लगी। हाथ नीचे खिसकने लगे। मुराद ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी और रहम दिली थी। मुझे उसका वो फिक्रा याद आ गया जब वो गाँव की मासूम लड़की का गला दबा रहा था। उसने मुराद की तरह ऐसी ही रहम तलब बेबस नज़रों से देखा था। मुराद ने बताया था कि दारी की आंखों में आजिज़ी और बेबसी थी, मगर मैंने उसे हलाक करके कुएं में फेंक दिया। इस वक्त मुराद की भी वही हालत थी जो मरने से पहले मासूम दारी की थी। मुराद के हाथ खिसक रहे थे। सिंगल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही थी। मैं उसे चीख चीख कर ऊपर आने के लिए कह रहा था, मगर मुराद तो अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में था जिसे उसने खुद दावत दी थी। वो अपना हो या हो
बोया हुआ फल काट रहा था। उसका बेजान जिस्म समंदर में आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा। मुराद ने आखिरी बार फटी फटी दहशतज़दा नज़रों से मुझे देखा और मेरी आंखों के सामने समंदर में डूब गया। वो ऐसा डूबा कि दोबारा ना उभर सका। उस वक्त जहाज़ में खौफनाक धमाका हुआ और वो एक तरफ झुक गया। इतनी दास्तान इबरत सुनाकर मेरा दोस्त जावेद खामोश हो गया। मैं हैरत से उसको देख रहा था। जावेद ने ठंडी चाय का घूंट भरा और बोला, उसके बाद क्या हुआ, मैं कैसे ज़िंदा बचा, ये एक अलग दास्तान है। मगर उस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि कभी कभी आदमी को उसके हवलनाक गुनाह की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। जावेद खामोश निगाहों से रेस्तोरां के दरवाजे के बाहर ट्रैफिक को देखने लगा। फ़िज़ा में इबरतनाक खामोशी थी। ख़त्म शुद। अल्लाह।